घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 881 मेलिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 881 मेलिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। तुम्हारे, मेलिया बोली और उसके बाल नक्स के चेहरे पर गिर पड़े। नक्स ने कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा, फिर वह मुस्कुराया। ठीक है, मैं हार गया। अरे, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नज़दीकी मुकाबले में हरा दूंगी। मेलिया हंस पड़ी। आखिरकार उसने अपनी कमजोरी पर काबू पा लिया। हाँ, आपने अंततः एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर को हरा दिया, बहुत बढ़िया काम, नक्स ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। अब जब तुम हार गए हो तो तुम ये कार्ड खेलने जा रहे हो, मेलिया बोली। नक्स जोर से हंसा, फिर उसने फिर से उसकी आंखों में देखा और तुमने अच्छा काम किया, मेलिया। धन्यवाद। मेलिया भी मुस्कुराए। लेकिन अब एक समस्या है, नक्स बोला। यह क्या है? मेलिया ने भौहें सिकोड़ लीं। अब जब आपने अंततः अपनी नई तकनीक में महारत हासिल कर ली है, तो हमारे पास अब और बहस करने का कोई कारण नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मेलिया चुप हो गई और सोचने लगी। मुझे पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन ये सोचना कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा, ईमानदारी से कहूं तो यह मेरी उम्मीद से परे था। नक्स ने आह भरी। आपको अभी भी अपनी इनक्यूबस शक्तियों में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। अचानक मेलिया बोल पड़ी। तुमने अभी भी उस शक्ति में महारत हासिल नहीं की है ना? जब हमने पहले मुकाबला किया था तब मैंने तुम्हारे मन में उतार चढ़ाव महसूस किया था, ये तुम्हारे मानव रूप में तुम्हारे मन जितना स्थिर नहीं था। तुम्हें उस पर काम करने की ज़रूरत है और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से है। और चूंकि मैं ही एकमात्र खिलाड़ी हूं जिसके साथ आप अपनी पूरी ताकत लगाकर मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी भी अपने अभ्यास सत्र जारी रखने की ज़रूरत है। आप गलत नहीं हैं। नक्स ने सिर हिलाया। मेलिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। नक्स ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तो आप मेरी मदद करने को तैयार हैं जब तक मैं अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर लेता, है ना? आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी आपका उपकार चुकाऊंगा। हा टिल्डा, एक दूसरे की मदद करना, हर दिन एक दूसरे के साथ समय बिताना, ये सब बहुत अद्भुत लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक जोड़े हैं। नक्स हंसा। बकवास मत करो, मेलिया ने तुरंत उसे डांट दिया। हाँ, काश मैं मुकाबला जीत जाता। अचानक नक्स ने आह भरी, फिर उसका हाथ मेलिया की पीठ के निचले हिस्से पर चला गया और वह लुढ़क गया। अब वह मेलिया के ऊपर था। क्या कर रहे हो तुम? मेलिया ने घबराहट में पूछा। नक्स ने उन दोनों के बीच की दूरी को कम कर दिया। उसकी सुगठित छाती मेलिया के स्तनों को छू गई। अगर मैं जीत जाता तो तुम्हें इसी तरह नीचे धकेल देता। ये दृश्य बहुत लुभावना है। हालांकि मेलिया वापस लुढ़क गई और शीर्ष पर लौट आए। पी अल्फा एंड अल्फा एथनिक सी थीटा एम, लेकिन आप जीत नहीं पाए, इसलिए आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है, चूंकि तुम जीत गए हो तो तुम्हें अपने मन में इस दृश्य का आनंद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि यह तुम्हारी आंखों के लिए एक दावत होगी। मैं अपनी उपस्थिति को लेकर काफ़ी आश्वस्त हूँ, तुम्हें पता है। नक्स ने चेहरे पर मोहक भाव लिए मेलिया की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। मेलिया शर्मा गई। मुझे कुछ भी आनंद नहीं आ रहा है, उसने जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुम पिछले 5 मिनट से इस स्थिति में क्यों हो? नक्स ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नज़र से पूछा। उसका सवाल सुनकर मेलिया ने दूर जाने की कोशिश की क्योंकि वह शर्मिंदा थी। हालांकि इससे पहले कि वह दूर हो पाती, नक्स ने अपना हाथ फिर से उसकी पीठ के निचले हिस्से पर रख दिया। राउडी अल्फा न्यू कॉम रहना, वह नर्म स्वर में बोला। मेलिया ने कुछ देर तक नक्स की आंखों में देखा, फिर उसने खुद को नीचे किया और अपना शरीर नक्स के शरीर पर टिका दिया। मैं ये केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, ऐसा दोबारा होने की उम्मीद मत करो। मेलिया बोली। मैं अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करूंगा कि आप एक खुशहाल जीवन जिएं। नू ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। मेलिया को अपनी बाहों में लेने का यह एहसास, ये बहुत ही व्यसनकारी और आरामदायक था। मेलिया भी इससे अलग नहीं थी। वह ये बात जोर से नहीं कहेगी, हालांकि नक्स का आलिंगन गर्म था और उपचारात्मक था। यह एक ऐसी जगह थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। मेलिया ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों कुछ देर तक इसी स्थिति में रहे, लेकिन फिर चलो, तुम दोनों एक कमरा लो और यह काम करो। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। तभी उनकी नज़र एक सींग वाले आकर्षक राक्षस पर पड़ी, जो अभी अभी प्रशिक्षण क्षेत्र में आया था और चेहरे पर झुंझलाहट भरी नज़र से उनकी ओर देख रहा था। अल्लुरा, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो, मेलिया ने जल्दी से स्पष्ट किया क्योंकि वह अंततः नक्स से दूर चली गई। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मामलों में एक सक्कुबस को बेवकूफ़ बना सकते हो? अल्लुरा ने अपनी भौं उठाई। आपने गलत समझा, क्या ऐसा है? अल्लुरा ने सिर हिलाया, फिर उसने मेलिया की आंखों में देखा और सवाल किया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नक्स को फिर कभी नहीं देख पाते, है न? उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, है न?
ये सच नहीं है। मेलिया ने तुरंत अल्लुरा के पक्षी को नकार दिया। लेकिन आपने तो बस यही कहा। नक्स मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, मेलिया ने अल्लुरा की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। साथ ही प्रभुत्व जताने के लिए उसने नक्स का हाथ भी कसकर पकड़ लिया। ये देखकर अल्लुरा ने अपनी भौं उठाए। तुम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते मेलिया। नक्स ने पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, आप उसे यूं ही लटका कर नहीं रख सकते। आपको उचित जवाब देना होगा। नक्स ने कहा कि वह मुझे समय देगा। मेलिया ने कमजोर आवाज में कहा। उसने मुझसे कहा कि मैं जितना चाहूं उतना समय ले सकती हूं। मैं उसे बिल्कुल भी लटका कर नहीं रख रही हूं, मैं तो बस। मेलिया चुप हो गई। अल्लुरा ने मेलिया के हाव भाव को अच्छी तरह देखा और सूखी हंसी हंस पड़ी। वह एक खत्म हो चुका मामला है। तब अल्लुरा ने नक्स की ओर देखा और हंस पड़ी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वह एक विकृत व्यक्ति से प्यार कर बैठी। उसकी बातें सुनकर मेलिया का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन उसने उन बातों का खंडन नहीं किया। उसने नक्स के चेहरे पर बस कुछ नजरें डाली और शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ टिल्डा, वह इतनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक किशोरी लड़की को देख रही हूँ जिसे पहली बार प्यार हुआ है। अल्लुरा जोर से हंसी। हे, अपनी तरफ देखो, इस तरह से बहुत घमंडी व्यवहार कर रहे हो। नक्स कूद पड़ा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और अल्लुरा की छवि अपने मानव रूप में गहरी शर्म के साथ, उसकी आंखें जो उम्मीद और उत्साह से भरी थीं, नक्स को देख रही थी जो खिड़की के माध्यम से उसके कमरे में आ रहा था। जैसे ही अल्लुरा की नज़र इस होलोग्राम पर पड़ी, उसका चंचल स्वभाव गायब हो गया। वह नक्स की ओर दौड़ी और उसके हाथ पकड़ लिए। तुमने कहा था कि तुम इसे किसी को नहीं दिखाओगे। चलो, मेलिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना? वह जल्द ही तुम्हारी बहन बन जाएगी। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 882 मुझे वासना की स्थिति में वापस लौटना है। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 882 मुझे वासना की स्थिति में वापस लौटना है। पिछला अध्याय। अगला अध्याय 006 4:48। वीडियो यूआरएल की प्रतिलिपि लें। चालू करे रोके, म्यूट अनम्यूट। एक समस्या का आख्या। भाषा शेयर करना। माओ प्लेयर, तुमने कहा था कि तुम इसे किसी को नहीं दिखाओगे। चलो, मेलिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना? वह जल्द ही तुम्हारी बहन बन जाएगी। नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अचानक उनके पास एक पोर्टल बन गया। नक्स और अल्लुरा ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाईं, हालांकि मेलिया जल्दी से पोर्टल में भाग गई। उद्धरण चिन्ह। अल्लुरा और नक्स चुप हो गए। उसने नहीं कहा। अल्लुरा ने टिप्पणी की। नक्स मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट को देखकर अल्लुरा ने पूछा, आप ये कब करने जा रहे हैं? मैं अपना समय लूंगा। जब मैं उसे चूमता हूं तो वह बहुत शर्मा जाती है, मैं धीरे धीरे करूंगा। वह मिस है। अल्लुरा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी नक्स की ओर देखते ही उसके हाव भाव बदल गए। उसने ये किया, नक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह मेरी अपेक्षा से अधिक तेज था। मुझे लगा था कि इसमें अभी भी 1 साल लगेगा। नक्स ने भी सिर हिलाया। उनके सामने एक और पोर्टल प्रकट हुआ। दोनों अंदर चले गए और मुख्य हॉल के अंदर दिखाई दिए जहां बाकी महिलाएं एकत्र हुई थीं। थाइरा बीच में खड़ी थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। देखो, तुम बहुत ऊंचे और शक्तिशाली बनने का नाटक कर रहे हो, नक्स ने टिप्पणी की। नक्स की आवाज़ सुनते ही थाइरा का चेहरा चमक उठा। अपना वादा मत भूलना, उसने उसे गले लगाते हुए कहा। बाकी औरतें ईर्ष्या से आंखें सिकोड़कर देखने लगीं। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकती थीं। आखिरकार यह एक बड़ी उपलब्धि थी। एक्सीडोजेनेसिस हत्यारे हॉल को अभी अभी अपना पहला नामित मिशन मिला है। लक्ष्य एक सम्राट स्टेज बॉडी कल्टीवेटर था। हालांकि बॉडी कल्टीवेटर की हत्या करना थोड़ा समस्याग्रस्त था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे संभाल नहीं सकते थे। ठीक है, अब शांत हो जाओ, अचानक अमाया बोल पड़ी। फिर वह थाइरा की ओर मुड़ी और पूछा, आप इस मिशन को किस प्रकार आगे ले जाना चाहते हैं? योजना बनाने की क्या बात है? हम वही करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं। सिर्फ इसलिए कि यह एक नामित मिशन है, हमें अपनी रणनीति बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सीडोजेनेसिस असैसिन हॉल उससे भी ज्यादा कठिन है। थाइरा ने बस कंधे उचका दिए। उसे नामित मिशन की ज्यादा परवाह नहीं थी, वह केवल इतना हंगामा इसलिए कर रही थी ताकि उसे इससे कोई इनाम मिल सके। यही एकमात्र चीज थी जो वह चाहती थी। बेशक उसकी प्यारी बहनों के ईर्ष्या भरे भाव देखना भी एक पुरस्कार था। यह अच्छी बात है। जिस तरह से आपने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, मुझे लगा कि आप अकेले ही वहां जाएंगे और एक साधारण सम्राट से निपटने के लिए नक्स, मिलियाना, विंडन और जेवियन को भी अपने साथ ले जाएंगे। अमाया ने उत्तर दिया। थाइरा का चेहरा तमतमा उठा, हालांकि उसने जल्द ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया और जवाब दिया। ये वह कहता है जिसने जासूसों को गुलाम बनाकर नक्स को पकड़कर डाटाबेस का आधा हिस्सा अपने पास रख लिया है। अमाया का चेहरा भी तमतमा उठा, हालांकि जैसे ही वह जवाब देने वाली थी। ठीक है लड़कियों, बस इतना ही काफ़ी है। नक्स कूद पड़ा। थाइरा, तुमने अच्छा किया। तुम्हारी कड़ी मेहनत ने परिणाम दिखाए।
थायरा मुस्कुराए और उसने अपना चेहरा नक्स की छाती में छिपा लिया। अमाया पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नक्स को जितना संभव हो सके उतना कसकर गले लगाओ। हे, लड़ाई जीतो और साथ ही यथासंभव सबसे आरामदायक स्थिति में रहो। यह एक जीत वाली स्थिति थी। क्या आपने किसी को यह मिशन सौंपा है? नक्स ने पूछा। राव डी अल्फा न्यू कॉम। मैंने अपने 5 अधीनस्थों को पहले ही भेज दिया है। उनके पास कुंजी है, इसलिए एक बार जब वे लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं और कुंजी सेट कर लेते हैं तो उन्हें बस कोड का उपयोग करना होता है और लक्ष्य से छुटकारा पाना होता है। बेशक, उसी समय मैंने सेंट्रल असैसिन हॉल से कुछ अन्य सरल मिशन भी लिए हैं। वे मिशन जो कोड की मदद के बिना पूरे किए जा सकते हैं। थायरा ने जवाब दिया। यह अच्छी बात है। नक्स ने सिर हिलाया। वैसे भी मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। मैं बाद में अपना इनाम लेने तुम्हारे कमरे में आऊँगा, ठीक है? थायरा ने चेहरे पर मोहक मुस्कान के साथ सवाल किया। नक्स के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। क्या आपने हम सभी को यहाँ सिर्फ इसी के लिए बुलाया है? एम्बर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, मैंने तुम्हें कब फ़ोन किया? मैंने तो सिर्फ नक्स को फ़ोन किया था। थायरा ने कंधे उचका दिए। सभी महिलाओं ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम सिर्फ एक टेलीपैथिक लिंक का इस्तेमाल कर सकते थे। तुमने ये जानबूझकर किया, साले। सभी महिलाओं के मन में एक ही विचार था। थायरा, जो अच्छी तरह से जानती थी कि वे क्या सोच रही हैं, बस मुस्कुराई, फिर चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ वह मुड़ी और चली गई। अन्य महिलाएं भी नागभान सिकुड़कर वहां से चली गईं। नक्स फिर अपने कमरे में चला गया। वह अपनी जादू मंत्र महारत पर काम करना चाहता था। दस्तक दस्तक। 6 दिन बाद नक्स ने दस्तक सुनी। आयशा, तुम अंदर आ सकती हो, वह बोला। आयशा अंदर आए और जैसे ही नक्स की नज़र उस पर पड़ी, वह भौंचक्का रह गया। आयशा, वह सामान्य से अलग दिखती थी। आयशा को देखे हुए उसे काफ़ी समय हो गया है। वह दूसरे कामों में व्यस्त रहता है। हालांकि उसके बाद भी नक्स को तुरंत अंतर नजर आ गया। आयशा का चेहरा पहले से अधिक पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे थलियां थीं। वह शारीरिक रूप से थकी हुई लग रही थी। क्या आप ठीक हो? नक्स ने उसके पास आते हुए चेहरे पर चिंता भरी नज़र से पूछा। हालांकि जैसे ही उसने अपने हाथ उसके कंधे की ओर बढ़ाए, वह पीछे हट गई। नक्स की भौहें गहरी हो गईं। मुझे वासना की स्थिति में वापस लौटना होगा, आयशा बोली। उसकी आवाज़ में वह सामान्य आकर्षण और चंचलता नहीं थी, बल्कि वह चिड़ी हुई लग रही थी। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। नक्स ने कोई जवाब नहीं दिया और बस आयशा की आंखों में देखता रहा। हालांकि उसे जवाब की उम्मीद थी। खैर, अब मैं चलता हूँ। आयशा बस पलट गई। नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, वह अचानक फर्श पर गिर पड़ी। आयशा, नक्स चिंता में चिल्लाया। हालांकि आयशा ने जल्दी से अपना हाथ उससे दूर कर दिया और पीछे कूद गई। हा 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 हा। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उसकी आंखें खून से भर गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए नक्स की ओर देखा। नक्स समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है और उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अचानक आयशा के बगल में एक पोर्टल प्रकट हुआ और मैं अल्लूरा और अन्य लोगों को भी बताना चाहता था, लेकिन मैं ये काम आप पर छोड़ता हूँ। ये शब्द कहकर आयशा अंदर चली गई। ऐश, नक्स ने आवाज़ लगाना चाहा, लेकिन तभी नक्स, एक समस्या है। उसने थायरा की परेशान आवाज़ सुनी। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 883 में इसे भविष्य के लिए बचाना चाहता था। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 883 में इसे भविष्य के लिए बचाना चाहता था। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। लक्ष्य अभी अभी सराय में आया है। कीव ने एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर को सराय के अंदर चलते हुए देखा तो वह बोला, उसके पीछे अंदर चलो। विस्टन ने आदेश दिया। मैं ये पहले से ही कर रहा हूँ, कीव ने जवाब दिया। हालांकि विस्टन शैडो यूनिट का लीडर था, जिसे अब शैडो लीजन कहा जाता था। वह समूह जिस पर थायरा सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। कीव को अभी भी इस तरह के स्पष्ट आदेश लेना पसंद नहीं था। उसे लगा कि उसके साथ एक मूर्ख की तरह व्यवहार किया जा रहा है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और सराय में चला गया तथा स्थिति पर नजर रखने लगा। उसने अब एक कमरा बुक कर लिया है। वह यहीं रहने की योजना बना रहा है। उसने बताया। अरे, आखिरकार हमारे पास एक मौका है, वाइट ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। मार्क को सक्रिय करो, विस्टेन ने आदेश दिया। मैं ये पहले से ही कर रहा हूँ, रीव ने जवाब दिया। उसके हाथ में एक सफ़ेद गोला दिखाई दिया। वह गोला चमक उठा और शीघ्र ही हवा में बिखर गया। ये हो गया, रीव ने बताया। तैयार हो जाओ, विस्टेन ने आदेश दिया। फिर वे पांचों लोग द्वार के अंदर चले गए। फिर वे इंतजार करने लगे। सम्राट चरण साधक ने खाना खाया, क्षेत्र के अन्य साधकों के साथ सामान्य बातचीत की। फिर 3 घंटे बाद वह अंततः अपने कमरे में चला गया।
फिर उस आदमी ने कमरे में चारों ओर देखा, वह बिस्तर पर चढ़ गया, पैर पर पैर रखकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ, वह खेती कर रहा था, बिना ये जाने कि उसके आसपास किस प्रकार का खतरा है। अचानक कमरे के कोने में एक सफ़ेद द्वार बन गया। काले कपड़े पहने 5 नकाबपोश लोग द्वार से बाहर निकले और बिना इंतजार किए उन्होंने खेती कर रहे सम्राट पर हमला कर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह क्लैंक। इससे पहले कि सम्राट इस सब पर प्रतिक्रिया कर पाता, शैडो लीजन के लोगों ने हमला कर दिया था। उसने कीव के खंजर को मुश्किल से बचाया, हालांकि उस खंजर को रोकना था। सम्राट को बहुत देर हो चुकी थी, यह आक्रमण जानबूझकर किया गया था। दुश्मन चाहता था कि वह उसके आक्रमण को रोक दे। अब उसकी भुजाएं इस स्थिति में फंस गई थीं। उद्घघ, और जैसा कि उसने सोचा था, एक खंजर उसकी पीठ में घुस गया। वह दर्द से कराह उठा, हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। चूंकि उसकी भुजाओं की ताकत डगमगा रही थी, इसलिए कीव का खंजर हिल गया और उसकी उंगली को काट गया। वह मृत है। 5 हत्यारों ने पुष्टि की कि लक्ष्य मर चुका है। एक बार जब वे आश्वस्त हो गए तो वे जल्दी से पोर्टल की ओर मुड़े और वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। एक आदमी पोर्टल के पास खड़ा होकर चेहरे पर जिज्ञासा भरे भाव के साथ उनकी ओर देख रहा था। एक टेलीपोर्टेशन मंत्र हो। ये पहली बार है जब मैंने इस तरह का मंत्र देखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका हत्यारा हॉल इतनी जल्दी उठने में सक्षम था। जहां भी आप चाहें वहां आने और जाने की क्षमता, ऐसा लगता है जैसे ये क्षमता हत्यारों के लिए बनाई गई थी। वैसे भी मैं इस पोर्टल चीज तक क्यों नहीं पहुंच सकता? क्या ये कुछ ऐसा है जिसका उपयोग केवल आप लोग ही कर सकते हैं? क्या ये किसी प्रकार का मंत्र है? ये काफी उन्नत लगता है। आप लोगों को ये कहाँ से मिला? वह आदमी चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजरों से बोला, जैसे वह पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर नहीं जा सका। विस्टेन और अन्य 4 लोगों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह मजबूत है, विस्टेन बोले। वह एक महान ऋषि हैं, रीव ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। इसकी रिपोर्ट करें, कीव बोला। राव डी अल्फा न्यू कॉम। विस्टेन ने सिर हिलाया। फिर छाया सेना ने खुद को तैयार किया। उन्हें ऐसा करते देख महर्षि ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। क्या आप लोगों को यह एहसास है कि मेरे खिलाफ आपके पास कोई मौका नहीं है? सही है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कीव और अन्य लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर महान ऋषि ने बस आह भरी। देखिए, चलो इसे जटिल नहीं बनाते हैं, ठीक है? नियमों के अनुसार एक बार जब हत्यारा पकड़ा जाता है तो उसे पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने होते हैं। तो इसका उत्तर दीजिए, क्या आप ही थे जिन्होंने यंग मास्टर एटिकस को मारा था? खैर, इस क्षमता को देखकर मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह आप लोग ही थे, क्योंकि यंग मास्टर को एक बंद कमरे में मार दिया गया था। केवल आप लोगों के पास ही ऐसा करने और बेदाग बच निकलने की क्षमता है। लेकिन मुझे अभी भी आप लोगों से जवाब चाहिए। आप जानते हैं, हमें इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक कारण चाहिए। हाँ, ये सब राजनीतिक चीजें बहुत परेशान करने वाली हैं, है ना? खैर, बस ये स्वीकार करो कि यह एक सीडोजेनेसिस एसेसिन हॉल था जिसने यंग मास्टर एटिकस की हत्या की थी और तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। महान ऋषि ने अपने चेहरे पर एक आलसी भाव के साथ कहा। ईमानदारी से, उन्हें नहीं लगा कि यह काम मुश्किल था। हत्यारे आमतौर पर हार मान लेते हैं क्योंकि यह हत्यारा हॉल द्वारा निर्धारित नियम है और कोई भी हत्यारा इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता है। हालांकि छाया सेना चुप रही। ओए, बोलो, महान ऋषि बोले। उद्धरण चिन्ह। छाया सेना चुप रही। महान ऋषि को एहसास हुआ कि वे वह नहीं कहेंगे जो वह उनसे कहना चाहते थे। उनका चेहरा बदल गया। फिर वह उन 5 की ओर दौड़ा। ये सोचना कि तुम हत्यारे हॉल द्वारा स्थापित नियमों के खिलाफ जाओगे, हे, तुम काफी साहसी हो। लेकिन ओह ठीक है, कठिन खिलौने को तोड़ना हमेशा अधिक मजेदार होता है। ये शब्द कहकर महान ऋषि ने आक्रमण कर दिया। यह एज कबीला है। दूसरी ओर अमाया, जो मुख्य हॉल में नक्स, थायरा और अन्य महिलाओं के साथ इस स्थिति पर चर्चा कर रही थी, बोली। जैसे ही उसने इस कमरे के बारे में सुना, उसका सूचना कक्ष हिल गया। जल्द ही मिशन जारी करने वाले व्यक्ति की जांच की गई। एज गिल्ड के साथ उसके संबंधों का पता चला और सिर्फ 1 घंटे के भीतर अमाया को पूरी स्थिति समझ में आ गई। नामित मिशन एज कबीले द्वारा बिछाया गया एक जाल था। उन्होंने हमें पकड़ने के लिए हमें लालच दिया। मुझे लगता है कि वे हत्यारों के शब्दों को एक सीडोजेनेसिस हत्यारे हॉल पर हमला करने के लिए एक कारण के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। एक सीडोजेनेसिस एसेसिन हॉल और एज कबीले के बीच युद्ध अपरिहार्य है, और चूंकि थायरा और स्काइला हत्यारे हॉल का हिस्सा हैं, हाँ, उनकी जान भी खतरे में है। अमाया ने नक्स की बात पूरी की। नक्स का भाव बदल गया। हालात उससे भी बदतर थे जितना उसने सोचा था। तुम्हारा मानना है कि वहां केवल एक महान ऋषि ही होंगे? ये संभव नहीं है। मुझे यकीन है कि वहां शक्तिशाली किसान छिपे हुए हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि कबीले का नेता, संत चरण साधक भी वहां मौजूद हो। हाँ,
नक्स ने आह भरी। फिर वह कराह उठा, मैं इसे भविष्य के लिए बचाना चाहता था। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 884 चून की वे युद्ध चाहते हैं। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 884 चून की वे युद्ध चाहते हैं। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। ये काफी दिलचस्प मंत्र है। ये सोचना कि यह आसपास के मन का उपयोग नहीं कर रहा है बल्कि किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, काफी रहस्यमय है। थोड़े झुर्रीदार चेहरे वाला एक आदमी एक कठोर आभा बिखेरता था। एक प्रशिक्षित मांसल शरीर के साथ उसकी खुरदरी विशेषताएं युद्ध की कठिनाइयों को दर्शाती हैं। उसकी गहरी भेदने वाली भूरी आंखें आत्मविश्वास, लापरवाही और साथ ही निर्दयता का मिश्रण प्रकट करती हैं। उसके भूरे काले बाल थे और उसने एक कोट पहना हुआ था जो कि महंगे कपड़े से बना हुआ लग रहा था। उसने अपना हाथ इधर उधर घुमाया और पोर्टल को अलग अलग कोनों से छुआ, इस मंत्र को समझने की कोशिश की। वह केवल बदला लेने के लिए यहाँ आया था, कौन जानता था कि उसे इतनी दिलचस्प चीज मिलेगी। यदि वह किसी तरह इस क्षमता पर अपना अधिकार जमा ले तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। खैर, क्या उन्होंने कुछ कहा? मुझे यकीन है कि वे इस चीज का उपयोग करना जानते हैं, आदमी ने पूछा। हालांकि महान ऋषि ने अपना सिर हिलाया। मैं उन्हें कितना भी प्रताड़ित करूं, वे किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देते हैं। वे बिल्कुल चुप रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें ये सब दर्द सहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वे सभी दर्द के कारण बेहोश हो गए, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे समझ में नहीं आता कि वे अपने हत्यारे हॉल के प्रति इतने वफादार क्यों हैं। ये वफादारी नहीं, मूर्खता है। क्या वे नहीं जानते, वे एक्सीडोजेनेसिस को और भी अधिक कठिन स्थिति में डाल रहे हैं। अभी हमारे पास जो कुछ है उसके साथ हम केवल हत्यारे हॉल के पीछे जा सकते हैं। कबीले के सदस्य बिना किसी समस्या के बाहर निकल सकते हैं। हालांकि एक बार हत्यारे हॉल द्वारा निर्धारित नियम टूट गया, यहाँ तक कि आदेश भी इस स्थिति में कूद नहीं होगा। फिर उन्हें जो भी करना होगा करने की अनुमति होगी। अरे, वे तो ये भी नहीं जानते कि उनकी अति वफादारी ही उनके वंश को नष्ट करने वाली है। ईमानदारी से कहें तो वह व्यक्ति केवल अपने भतीजे की मौत का बदला लेना चाहता था। हालांकि अब जब उसने एक्सीडोजेनेसिस का यह अजीब जादू देख लिया है, तो जब तक वह इस जादू को अपने हाथों में नहीं ले लेता, वह उस कबीले को जाने नहीं देगा। ठीक है, उन सभी को जगाओ और उनसे फिर से पूछताछ करो। इस बार पूरी पूछताछ प्रक्रिया को रिकॉर्ड करो और रिकॉर्डिंग को सेंट्रल असैसिन हॉल में भेज दो। एक बार जब उनका एक्सीडोजेनेसिस असैसिन हॉल से कनेक्शन पता चल जाएगा तो हमारे जंजीरों से बंधे हाथ खुल जाएंगे और हमारे पास वह सब करने की शक्ति होगी जो वे चाहते हैं। आदमी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। फिर वह एक खूबसूरत महिला की ओर मुड़ा जो कमरे के अंदर थी और उसने सवाल किया, बहन, तुम्हारा बदला उससे कहीं अधिक बड़ा होगा जितना हमने शुरू में सोचा था। न केवल हम उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे जिसने मेरे भतीजे की हत्या करने का साहस किया, बल्कि हम उस पूरे कबीले से भी छुटकारा पा लेंगे ताकि वे महसूस कर सकें कि जब आप किसी प्रियजन को खो देते हैं तो कैसा महसूस होता है। उसकी बातें सुनकर महिला ने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लाते हुए टिप्पणी की, ये सही है। उन दरिंदों ने मेरी प्यारी बच्ची को मारने की हिम्मत की, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एक्सीडोजेनेसिस पहला हत्यारा हॉल नहीं था जिसकी उन्होंने जांच की थी। उनसे पहले 4 और संदिग्ध थे। उन्होंने वही चाल चली और उन सभी को एक नामित मिशन दिया। हालांकि उनमें से किसी ने भी ऐसी तकनीक नहीं दिखाई जिससे एटिकस को उस भारी सुरक्षा वाली स्थिति में संभवतः मार दिया जा सके, सिवाय एक्सीडोजेनेसिस के। 3 महीने की लंबी खोज के बाद आखिरकार उन्हें अपराधी मिल गए और अब वे उन्हें सजा दे सकते हैं। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे भुगतान करें। दूसरी ओर महान ऋषि ने छाया सेना के सदस्यों को जगाने के लिए उनके चेहरे पर एक बाल्टी पानी फेंका। वे पांचों जाग गए, लेकिन जैसे ही महान ऋषि प्रश्न पूछने वाले थे उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह जल्दी से कमरे में मौजूद सबसे ताकतवर व्यक्ति की ओर मुड़ा। उसने देखा कि वह आदमी पहले से ही उसकी ओर देख रहा था। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ? आदमी ने पूछा। उसने सिर हिलाया। फिर अचानक, शैडो ऑफ साइलेंस के सदस्यों, ध्यान से सुनो, दुश्मन यहाँ हैं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राव डी अल्फा न्यू कॉम। वह व्यक्ति जो मौन की छाया का नेता था तथा एटिकस का चाचा था, उसने अपनी आवाज में मन को भरते हुए चिल्लाया, जिससे उसकी गूंज पूरे सराय में फैल गई। वह पुरुष, महान ऋषि और महिला तुरंत रक्षात्मक स्थिति में आ गए तथा युद्ध के लिए तैयार हो गए। कुछ क्षणों पहले, ठीक है, चूंकि वे युद्ध चाहते हैं, यह एक युद्ध होगा, नक्स ने चेहरे पर ठंडी नजर डालते हुए कहा। इस मामले में उसकी पत्नियां भी शामिल थीं, इसलिए वह इसे हल्के में नहीं ले सकता था। उसने जल्दी से एक पोर्टल बनाया और सराय से जितना संभव हो सके उतनी दूर पहुंच गया। फिर उसने अपनी उपस्थिति मिटा दी और सराय की ओर चल दिया। उसके हाथ में एक सफ़ेद गोला दिखाई दिया। फिर एक बार जब वह सराय में घुस गया तो उसने अपना मन गोले में डाल दिया और वह तेजी से हवा में फैल गया। इस बार जिस क्षेत्र को चिन्हित किया गया था उसने पूरे सराय को कवर किया।
नक्स ने तब अपनी इंद्रिय को सक्रिय किया तथा उसे सार के साथ संयोजित करके उसे अत्यंत विस्तृत जानकारी दी। जल्द ही पूरे क्षेत्र का नक्शा, लोग, उनकी खेती का स्तर, सब कुछ सामने आ गया। और नक्स को इसका एहसास हुआ, अमाया सही थी, यह एक जाल था। इस कमरे के अंदर कोई भी यादृच्छिक साधक नहीं था, वे सभी एक ही गुट के थे और सभी सम्राट या उससे ऊपर के थे। लेकिन वह एक बात में गलत है, यह एज कबीले ने नहीं बल्कि शैडो ऑफ साइलेंस ने यह कदम उठाया है। नक्स को यह बात तब समझ में आई जब उसने इनमें से अधिकांश लोगों के कपड़ों पर लगे बैज को देखा। खैर, ऐसा नहीं है कि इससे हमारी रणनीति बदल जाएगी। नक्स ने फिर कंधे उचकाए। सराय के अंदर 100 साधक थे, एक संत, 2 अर्ध संत, 17 महान ऋषि, 28 ऋषि और 52 सम्राट, कुछ राजा स्तर के साधक भी थे, लेकिन नक्स ने उनकी उपस्थिति को नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, हमला शुरू करो। पी अल्फा अंड अल्फा एथनिक सी थीटा एम उसने आदेश दिया। फिर अचानक सराय के चारों ओर 60 द्वार बन गए, 60 हत्यारे बाहर आ गए और सिर्फ एक लहर में प्रारंभिक 100 साधकों में से 60, 52 सम्राट और 8 ऋषि मारे गए। शैडो ऑफ साइलेंस के सदस्यों, ध्यान से सुनो, दुश्मन यहाँ हैं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शैडो ऑफ साइलेंस के नेता, एक संत स्टेज कल्टीवेटर, जिसने महसूस किया कि क्या हुआ था, उसने अपनी आवाज़ में मन भर लिया और चिल्लाया। यह आवाज़ पूरे सराय में गूंज उठी और हत्यारे हॉल के हर सदस्य ने इसे सुना। वे पहले ही तुम्हारे आधे भाइयों को मार चुके हैं, उनके पास एक ऐसी क्षमता है जिससे वे जहां चाहें वहां टेलीपोर्ट हो सकते हैं, इसलिए अपनी पीठ पर नजर रखो। इन कायरों, उन्हें तुम्हें आश्चर्यचकित करके पकड़ने मत दो। नेता ने आदेश दिया। युद्ध ये शुरू हो गया था। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 885 मेरी केवल 2 साधारण मांगे हैं। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 885 मेरी केवल 2 साधारण मांगे हैं। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। हमारे पास यहाँ कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रतिद्वंद्वी को कोर्ट के बारे में पता है, जो ऐसी क्षमता नहीं है जो दूसरों को पता हो। हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत है। अमाया ने स्थिति पर चर्चा करते हुए यह बात कही। नक्स ने समझ में सिर हिलाया। इस मिशन को स्वीकार करते समय मुझे अधिक सावधान रहना चाहिए था, थायरा ने अपराध बोध से सिर झुकाते हुए कहा। यह तुम्हारी गलती नहीं है, थायरा। आश्चर्य की बात यह है कि उसे सांत्वना देने वाला व्यक्ति अमाया था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एक हत्यारा अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक मिशन का विश्लेषण कर सके और उसका मूल कारण पता लगा सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे मामले होंगे जहां आप सामान्य रूप से कोई कदम नहीं उठाएंगे। हत्यारे निर्दोष लोगों को मारते हैं। हालांकि लक्ष्य के इतिहास के बारे में जानना या न जानना हत्यारे के दिमाग पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। जब तक कि यह कोई विशेष मिशन न हो, सभी मिशनों का विश्लेषण करना पूरी तरह से व्यर्थ है। यह एक दौड़ है, थायरा। आप जो चुनते हैं उसके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते। ऐसा होना सामान्य बात है और मुझे उम्मीद थी कि कुछ समय बाद ऐसा होगा, इसलिए चिंता न करें। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका हम ध्यान नहीं रख सकते। थायरा ने कुछ देर तक अमाया की तरफ देखा और देखा कि वह वाकई उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही है, तो थायरा मुस्कुराए। अमाया ने भी मुस्कुराते हुए थायरा की तरफ सिर हिलाया और चेहरे पर आश्वासन भरा भाव दिखाया। नक्स, जो इस दृश्य को किनारे से देख रहा था, भी मुस्कुराया। वैसे भी, जैसा कि मैं कह रही थी, हमें हर किसी से छुटकारा पाना होगा, अमाया बोली। फिर वह नक्स की ओर मुड़ी और सवाल किया, क्या आपकी तैयारियां पूरी हो गई हैं? नक्स ने सिर हिलाया। तो फिर चलो शुरू करते हैं। योजना सरल है। नक्स निशान को दूसरी जगह ले जाएगा, जिससे हमें ज्यादा आज़ादी मिलेगी। हम अपने आदमियों का इस्तेमाल करेंगे और उनके सदस्यों को एक एक करके मारेंगे। ध्यान रहे, सिर्फ बेकार सदस्यों को ही मारें। हमारे हमले की पहली लहर के बाद अमाया के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी जब उसने अपनी बाकी रणनीति प्रस्तुत की। वे पहले ही तुम्हारे आधे भाइयों को मार चुके हैं, उनके पास एक ऐसी क्षमता है जिससे वे जहां चाहें वहां टेलीपोर्ट हो सकते हैं, इसलिए अपनी पीठ पर नजर रखो। इन कायरों, उन्हें तुम्हें आश्चर्यचकित करके पकड़ने मत दो। शैडो ऑफ साइलेंस के नेता ने चेहरे पर ठंडी नजर डालते हुए आदेश दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक्सीडोजेनेसिस असैसिन हॉल इतना आक्रामक होगा, और अगर वह असामान्य आक्रामकता को नज़रअंदाज भी कर देते तो उन्हें कैसे पता चलता कि उनका मिशन इतनी जल्दी विफल हो गया? क्या इसका कारण ये था कि हत्यारे वापस नहीं आए? क्या कोई समय सीमा थी? नहीं, प्रतिक्रिया इतनी जल्दी होती है कि यह बस इतना ही हो सकता है। तो क्या इन हत्यारों ने किसी तरह से एक्सीडोजेनेसिस हत्यारे हॉल के नेताओं को सूचित किया? एक्सीडोजेनेसिस रहस्य में डूबा हुआ था। यह अजीब पोर्टल क्षमता उनके सदस्यों का उपयोग करती है, यह उन्हें और भी अथाह बनाती है। ईमानदारी से, यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर इन हत्यारों ने किसी तरह मुख्यालय को सूचित किया और वे सुदृढ़ीकरण के रूप में यहाँ हैं। बेशक, शैडो ऑफ साइलेंस का नेता डरा हुआ नहीं था। कोई बात नहीं, एक्सीडोजेनेसिस सिर्फ एक मध्यम स्तर का कबीला था। चूंकि मुख्य कबीले की शक्ति सीमित है, सहायक हत्यारे हॉल मुख्य कबीले से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है?
उनके पास सर्वोत्तम साधक केवल एक महान ऋषि थे। नेता को किसी बात का डर नहीं था। उसने बस युद्ध की मुद्रा अपना ली और घात लगाने के लिए तैयार हो गया। मौन की छाया के अन्य सदस्यों ने भी ऐसा ही किया। कुछ लोग तो एक साथ इकट्ठे हो गए और सभी दिशाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कोर्ट के साथ भी सतर्क सदस्यों को मारना मुश्किल था। उनकी सबसे बड़ी ताकत, आश्चर्य का तत्व खत्म हो गया था। एक्सीडोजेनेसिस कठिन स्थिति में था, या कम से कम अन्य लोग तो ऐसा ही सोचते थे। समय बीतता गया, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। शैडो ऑफ साइलेंस के सदस्य सतर्क रहे, फिर भी उन पर हमला नहीं हुआ। यहाँ तक कि पूरे इनमें एकमात्र पोर्टल, वह कमरा जहाँ लीडर था, गायब हो गया। राउ डी अल्फा न्यू कॉम। यहाँ तक कि प्रशिक्षित हत्यारे भी भौंचक के रह गए क्योंकि वे 15 मिनट से एक ही स्थिति में खड़े थे। अगर यह कुछ मजबूत विरोधियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई होती तो ठीक रहता, लेकिन ये जानते हुए भी कि दुश्मन कभी भी उनके बगल में आ सकता है, यहाँ रहना बहुत ज़्यादा थका देने वाला और परेशान करने वाला था। नेता को अंततः एक्सीडोजेनेसिस की योजना समझ में आ गई। वे समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सदस्यों की सुरक्षा कमज़ोर होती जाएगी। नेता, जो ये समझ गया था, जानता था कि उसे कुछ करना होगा। तभी उसकी नज़र उन 5 हत्यारों पर पड़ी जिन्हें उसने पकड़ लिया था। फिर उसने अपनी आवाज़ में फिर से मन भर लिया और, एक्सीडोजेनेसिस के सदस्यों, मैं जानता हूं कि आप मुझे सुन सकते हैं। आपके हत्यारे चुप हैं, वे सेंट्रल असेसिन हॉल द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि यदि नियम तोड़े गए तो आदेश भी आपको नहीं बचाएगा। हमारे पास आप पर हमला करने का कारण होगा। एक्सीडोजेनेसिस हत्यारा हॉल नहीं, बल्कि एक्सीडोजेनेसिस कबीला स्वयं। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आपका कबीला एक संत के साथ व्यवहार करने के लिए तैयार है? बाहर आओ, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे सभी कबीले के सदस्यों को मार डालूंगा। नेता ने धमकी दी और साथ ही उसने अपने बगल में खड़े महान ऋषि को आदेश दिया कि वे 5 हत्यारों से पूछताछ करते हुए रिकॉर्ड करें। एक बार जब उन्हें सबूत मिल जाए तो वे इसे केंद्रीय हत्यारा हॉल को दे देंगे और यह खत्म हो जाएगा। तथापि जैसे ही महान ऋषि आगे बढ़ने वाले थे, कमरे के ठीक बीच में एक द्वार प्रकट हुआ। फिर एक सुंदर, सुनहरी आंखों वाला आदमी बाहर आया। नेताजी, जिन्होंने अपना शोध कार्य पूरा कर लिया था, ने अपनी भौहें उठाईं। सोचना तो यह है कि नेताजी स्वयं यहाँ होंगे। मुझे लगता है मेरी धमकी काम कर गई। नेताजी हंस पड़े। हालांकि नक्स ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और सवाल किया, क्या किसी और को हमारी क्षमता के बारे में पता है? क्या आप इन पोर्टल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं कभी किसी और का तुरुप का पत्ता इस तरह जनता के सामने नहीं खोलूंगा। मैं सराहना करता हूँ। नक्स मुस्कुराया। खैर, अब जब आप यहाँ हैं तो क्या हम बातचीत करेंगे? बेशक, नक्स ने सिर हिलाया। पहले तो मैं केवल उस व्यक्ति को पकड़ना चाहता था जिसने मेरे भतीजे की हत्या की थी, लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, बातचीत से हमेशा मजबूत व्यक्ति या ऊपरी हाथ वाले व्यक्ति को लाभ होता है। इस मामले में मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं और मैं तुमसे एक कदम आगे हूं, क्योंकि तुम्हारे हत्यारे मेरे हाथ में हैं। दोनों ही स्थितियों में आप हारते हैं। मैं चाहूं तो अभी हमला करके तुम्हारे पूरे कबीले को खत्म कर सकता हूं। हालांकि मैं कोई क्रूर व्यक्ति नहीं हूं। मेरी केवल 2 साधारण मांगें हैं। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 886 किसने कहा कि मैं बस खेल रहा हूं? सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 886 किसने कहा कि मैं बस खेल रहा हूं? पिछला अध्याय। अगला अध्याय 007 6:26। वीडियो URL की प्रतिलिपि लें। चालू करे रोके, म्यूट अनम्यूट। एक समस्या का आख्या। भाषा शेयर करना। माओ प्लेयर। मैं चाहूं तो अभी हमला करके तुम्हारे पूरे कबीले को खत्म कर सकता हूं। हालांकि मैं कोई क्रूर व्यक्ति नहीं हूं। मेरी केवल 2 साधारण मांगें हैं। शैडो ऑफ साइलेंस के नेता ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि उसने ये भी नहीं सोचा था कि यदि चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं हुई तो वह क्या करेगा। वह बस नक्स के चेहरे के भावों पर नजर गड़ाए हुए था और उसके हार मानने का इंतजार कर रहा था। आपकी मांगें क्या हैं? नक्स ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। सबसे पहले, मुझे यह मंत्र चाहिए जो इन पोर्टल्स का निर्माण करता है। दूसरा, मैं उस व्यक्ति को चाहता हूं जिसने मेरे भतीजे को मारा। आप उस व्यक्ति के साथ क्या करने जा रहे हैं जिसने आपके भतीजे की हत्या की है? अरे, ऐसा मत करो जैसे तुम्हें पहले से पता नहीं है। उसने मेरे भतीजे को मारने की हिम्मत की, उस व्यक्ति को भी मरना चाहिए। नेता ने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके पास खड़ी महिला एटिकस की मां भी मुस्कुराए। ये सही है, हम उस व्यक्ति को जाने नहीं दे सकते। उस व्यक्ति को अपने किए पर पछतावा होना चाहिए। उसे उस मिशन को लेने के लिए अपने अतीत को कोसना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसका दिल और दिमाग समझे कि वह किस तरह की परेशानी में था। मैं चाहता हूं कि वह निराशा में जिए।
मैं उसे ऐसी स्थिति में धकेलना चाहता हूं जहां वह मरने की भीख मांगे लेकिन उसे कुत्ते की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक विस्तृत योजना है, नक्स बोला। मेरे पास कुछ तरकीबें हैं। लेकिन एक समस्या है। यह क्या है? मौन की छाया के नेता एलिस्टेयर ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। नक्स के चेहरे पर जो भाव थे, उसे वह पसंद नहीं आया। जिस व्यक्ति ने आपके भतीजे की हत्या की। नक्स की मुस्कान शैतानी में बदल गई जब उसने अपना वाक्य पूरा किया, क्या मैं हूं? ये शब्द सुनकर एटिकस की माँ और एलिस्टेयर के भाव बदल गए। यदि तुम मेरे साथ वही करते हो जो तुम करने की योजना बना रहे हो तो मैं तुम्हें पोर्टल क्षमता कैसे दूंगा? ये संभव नहीं है। तुम्हें या तो एक को चुनना होगा, अपने भतीजे का बदला लेना या क्षमता प्राप्त करना। एलिस्टेयर सोचने लगा, ठीक है, हम क्षमता ले लेंगे। उसने तय किया। अली, उसने मेरे बच्चे को मार डाला। तुम्हारे भतीजे को। हालांकि एटिकस की मां ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके बेटे का हत्यारा उसके सामने खड़ा था, वह उसे कैसे जाने दे सकती थी? बहन, ध्यान से सोचो। उसे मारने से एटिकस वापस नहीं आएगा। हमें ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। एक दूसरे को मारना मूर्खता है। उसने मेरे बेटे को मार डाला। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ अपने फायदे की परवाह करूंगी? एक माँ का दिल तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं उसे अपनी आंखों से आखिरी सांस लेते हुए नहीं देख लेती। बहन, यह उसकी गलती नहीं थी, उसने तो बस वही मिशन पूरा किया जो उसे दिया गया था। आप एक हत्यारे को कैसे दोषी ठहरा सकती हैं? नियोक्ता को दोषी ठहराए। इस बारे में सोचिए, उसे मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, असली अपराधी तो अभी भी बाहर ही रहेगा। हालांकि अगर हमारे पास उनकी क्षमता है तो हम परिणामों से डरे बिना असली अपराधी से छुटकारा पा सकते हैं। ये शब्द सुनकर नक्स ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल सही है। मुझे पता था कि आप जैसे हत्यारे इसे समझेंगे। चिंता मत करो, कभी कभी तुम्हारे हाथ ऐसे जटिल काम लग जाते हैं और तुम चीज़ों को मेरी अपेक्षा से बेहतर तरीके से संभाल रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारा कबीला और तुम्हारा हत्यारा हॉल भविष्य में एक बड़ा नाम बन जाएगा। एलिस्टेयर ने नक्स की ओर देखते हुए उसकी प्रशंसा की। नक्स ने सिर हिलाया। खैर, मंत्र के बारे में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह अब कैसे काम करता है? राव डी अल्फा न्यू कॉम। एलिस्टेयर ने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ पूछा। यहाँ तक कि उनके जैसे संत को भी कोर्ट में दिलचस्पी थी। हालांकि नक्स बस मुस्कुराया। पी अल्फा अंड अल्फा एथनिक सी थीटा एम। मेरा एक प्रश्न है। यह क्या है? शैडो ऑफ साइलेंस में कितने सदस्य हैं? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ सब कुछ साफ करने के बाद मुझे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। नक्स ने ऐसे उत्तर दिया जैसे ये सबसे स्वाभाविक उत्तर हो। क्या तुम बात कर रहे हो? एलिस्टेयर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। उसके शरीर से एक भयंकर आभा निकल रही थी जो नक्स को दबाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि नक्स ने हिलने तक की हिम्मत नहीं की। ईमानदारी से कहें तो जिन लोगों से वह मिला उनके सामने यह व्यक्ति महज एक छोटा सा पात्र था जिसे वह अगले कुछ दिनों में भूल जाएगा। क्या आपने नहीं कहा कि बातचीत से उस पक्ष को फायदा होता है जो ज्यादा शक्तिशाली है और ज्यादा फायदा उठाता है? नक्स ने कहा। फिर चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने आगे कहा, तो फिर मजबूत पक्ष को अपनी मांगें रखने दीजिए। मजबूत पक्ष? एलिस्टेयर ने भौहें सिकोड़ी। जल्द ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वह आगे बोला, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इस तरह से खेलने का ये सही समय है? किसने कहा कि मैं बस खेल रहा हूं? नक्स की मुस्कान फिर राक्षसी हो गई। यही कारण है कि वे कहते हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले आपको अपने दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं आपको हमसे सीधे भिड़ने की हिम्मत किसने दी? ठीक है, मैंने बहुत कुछ सुन लिया है। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव के साथ एलिस्टेयर ने कहा। हालांकि जैसे ही वह नक्स की ओर बढ़ने वाला था, 5 पोर्टल नक्स के पीछे प्रकट हुए। एलिस्टेयर कुछ देर के लिए रुका लेकिन उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं जब 5 महिलाएं अविश्वसनीय रूप से मजबूत आभा के साथ पोर्टल से बाहर निकलीं। वे सभी संत अवस्था साधक थे, लेकिन एलिस्टेयर दूर से ही उनकी ताकत में अंतर महसूस कर सकता था। वह जो मुश्किल से संत बना था और अपनी सारी क्षमता पहले ही समाप्त कर चुका था, इन महिलाओं के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वह यह महसूस कर सकता था कि ये महिलाएं अपनी उंगलियों के एक झटके से उसे नाकाम कर सकती थीं। एलिस्टेयर ने नक्स के चेहरे पर भय और आश्चर्य से भरी आंखों से देखा। एक सीडोजेनेसिस जैसे छोटे से कबीले का इतने शक्तिशाली राक्षसों से कैसे संबंध हो सकता है? खासकर उस बैंगनी बालों वाली सक्कुबस का जो बीच में खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। एलिस्टेयर को ये जानने के लिए बहुत अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं थी कि वह महिला कौन थी। वासना, राज्य की दिव्य अवस्था साधिका, ऐशित लस्ट की सबसे बड़ी पुत्री। वासना अवस्था का आंशिक नेता और दुनिया में सबसे मजबूत संत अवस्था साधकों में से एक। रिस्लित वासना, उसके जैसा कोई यहाँ क्यों था? क्या वह वास्तव में अपने कबीले का समर्थन करने के लिए यहाँ आई थी? एलिस्टेयर को अभी भी संदेह था, हालांकि जल्द ही उसका संदेह दूर हो गया।
नक्स, इसके साथ ही आपने आधिकारिक तौर पर अपना पहला पक्ष मांगा है। रिस्लिथ नक्स की ओर मुड़ा और बोला। नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर रिस्लिथ ने एलिस्टेयर की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि मुझे कहना होगा कि आप बहुत बदकिस्मत हैं कि आपको अपना एहसान ऐसे बेकार व्यक्ति पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 887 हाहा विडंबना। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 887 हाहा विडंबना। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि आप बहुत बदकिस्मत हैं कि आपको अपना एहसान ऐसे बेकार व्यक्ति पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रिस्लिथ ने एलिस्टेयर की ओर देखते हुए कहा। एलिस्टेयर ने रिस्लिथ को घूर कर देखा और फट पड़ा। तुम यहाँ क्यों हो? हम, क्या मतलब है तुम्हारा? ये दो हत्यारों के बीच का मामला है, वासना राज्य इसमें कैसे शामिल हो सकता है? क्या आप आदेश से डरते नहीं हैं, या आप आदेश के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? एलिस्टेयर ने मजबूत अभिनय करने का फैसला किया। अंत में रिस्लिथ अभी भी सिर्फ एक उपनेता थी, वह वासना राज्य की सच्ची नेता नहीं थी। ये भी कहा जा सकता है कि वह अनुभवहीन थी। एलिस्टेयर अपना मौका लेना चाहता था। उसकी योजना इतनी भी बुरी नहीं थी। इस प्रकार की धमकी कुछ लोगों पर काम कर सकती थी, हालांकि रिस्लिथ के सामने ये सब बेकार था। वासना राज्य की मुखिया ईशेत एक आलसी शासक थी। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां रिस्लिथ के कंधों पर छोड़ दी थीं। रिस्लिथ नाम के अलावा हर मामले में वासना राज्य का सच्चा नेता था। इस तरह की तुच्छ तरकीबें उसके जैसे किसी व्यक्ति पर कभी काम नहीं करेंगी। क्या आदेश ने नियमों का एक नया सेट जारी किया है? हमें सेंट्रल असैसिन हॉल को सभी असैसिन हॉल सदस्यों के बारे में विवरण कब से देना होगा? रिस्लिथ ने पुनः प्रश्न किया। एलिस्टेयर ने भौहें सिकोड़ी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या यह अभी भी स्पष्ट नहीं है? मैं एक सीडोजेनेसिस असैसिन हॉल का सदस्य हूँ। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? रिस्लिथ बोला और एलिस्टेयर और उसकी बहन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है ये? तुम स्पष्ट रूप से रिस्लिथ लस्ट हो, लस्ट राज्य की उपनेता। तुम एक नए कबीले का हिस्सा क्यों बनोगी? एलिस्टेयर की बहन खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और फूट पड़ी। यह मेरा अपना निर्णय है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है न? रिस्लिथ ने ऐसे उत्तर दिया जैसे वह दुनिया की सबसे स्पष्ट बात कह रही हो। तो क्या आप चाहते हैं कि पूरा यर्नील ये जान ले कि वासना राज्य का उपनेता एक सम्राट स्टेज मानव की सेवा कर रहा है? क्या आप वास्तव में अपने कबीले को इस तरह शर्मिंदा करना चाहते हैं? एलिस्टेयर बोला। यह एक अंतर्निहित खतरा था। बेशक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कमज़ोर लोगों की धमकी मनोरंजन के साधन, मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। वास्तविक खतरा हमेशा ताकतवर लोगों से आता है। मैंने कब कहा कि मैं इसका खुलासा करने की योजना बना रहा हूँ? रिस्लिथ ने चेहरे पर उलझन भरी नजर लाते हुए पूछा। एलिस्टेयर और उसकी बहन कुछ देर तक तो भौंचक्की रहीं, क्योंकि वे समझ नहीं पाईं कि रिस्लिथ क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर उन्हें अंततः समझ आ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। यदि इसके बारे में जानने वाला कोई नहीं बचेगा तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। रिस्लिथ की बातें सुनकर एलिस्टेयर और उसकी बहन का शरीर भय से कांप उठा। यह एक वास्तविक खतरा था। एलिस्टेयर और उसकी बहन ने अपना सिर झुका लिया। पूर्ण शक्ति के सामने उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं दिखाया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर नक्स हंस पड़ा। सोचिए, कुछ मिनट पहले ये दोनों कितने साहसी और शक्तिशाली तरीके से काम कर रहे थे। कितना दयनीय। फिर नक्स ने मौन छाया के नेता की ओर देखा और खैर, क्या हमें अपनी बातचीत शुरू करनी चाहिए? नक्स ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एलिस्टेयर ने नक्स के चेहरे पर नजर डाली और कुछ नहीं कहा। राव डी अल्फा न्यू कॉम। वह नक्स द्वारा अपनी शर्तें प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बातचीत से केवल मजबूत पक्ष या ऊपरी हाथ वाले पक्ष को ही लाभ होता है। इस मामले में मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की जरूरत है, लेकिन हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। इनमें से कोई भी महिला तुम्हें युद्ध में नष्ट करने के लिए पर्याप्त ताकतवर है। नक्स ने एलिस्टेयर द्वारा पहले कहे गए शब्दों को दोहराया। वह स्पष्ट रूप से उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन एलिस्टेयर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह बस नक्स को देखता रहा। वह नक्स की हालत जानना चाहता था। खैर, शर्त सरल है। आप मेरे हत्यारों को रिहा करेंगे, 17 महान ऋषियों और 20 ऋषियों को जो बचे रहेंगे, आप उन्हें मुझे दे देंगे, और अंत में आप इस पर हस्ताक्षर करेंगे। नक्स ने एलिस्टेयर की ओर एक स्क्रॉल फेंकते हुए कहा। एलिस्टेयर ने जैसे ही पुस्तक खोली, उसके तुरंत बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये है मौन अनुबंध। नक्स ने सिर हिलाया। एक अनुबंध जिसे पैतृक आदेश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। इस अनुबंध को तोड़ना पैतृक आदेश के दुश्मन बनने से अलग नहीं था, और जैसा कि पहले कहा गया था, पैतृक आदेश के खिलाफ जाना सीधे आत्महत्या के समान था। नक्स ने कहा, इस सराय में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए। एलिस्टेयर ने अंततः अनुबंध पढ़ना समाप्त किया, और शीघ्र ही उसका चेहरा बिगड़कर भौहें सिकोड़ने लगा।
पी अल्फा अंड अल्फा एथनिक सी थीटा एम, मुझे इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। आप कर, तुम्हें जीने का अधिकार मिलता है। नक्स ने बस कंधे उचका दिए। कमीने। अचानक एलिस्टेयर की बहन फूट पड़ी। तुम्हें लगता है कि तुम वासना राज्य के उपनेता को ला सकते हो और जो चाहो कर सकते हो। अपने हथियारों को रिहा करो, तुम्हें हमारे हत्यारा हॉल के सदस्य दे दो और फिर तुम हमसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहने की हिम्मत भी करते हो। क्या तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि तुम्हें किसी मजबूत व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है? तुम किस तरह के आदमी हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है तो सीधे हमारे सामने भीख क्यों नहीं मांगते? हो सकता है कि हम तुम्हें उसके हस्तक्षेप के बिना ही रहने दें। हाँ, विडंबना है। क्या तुम ही नहीं हो जो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अपने भाई का इस्तेमाल कर रही हो? क्या तुम्हारा बेटा ही नहीं था जो अपने चाचा का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीजें हासिल करता था? मेरे पास अफवाहें हैं कि उसने अपनी तुच्छता के कारण बहुत से लोगों को मार डाला था। हे, मेरी गांड मार दो। वह सिर्फ अपने चाचा की गांड के पीछे छिप गया जबकि दूसरे सारा काम कर रहे थे। तुम दोनों माँ और बेटा बेकार के बकवास हो जिनके पास अपना कुछ नहीं है। तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है क्योंकि तुम्हें किसी मजबूत व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है। और अब आप रो रहे हैं क्योंकि आपके दुश्मन का समर्थक आपसे ज्यादा ताकतवर है। नक्स हंसा। फिर उसने उस महिला की ओर इशारा किया और उसकी मुस्कान राक्षसी हो गई। आओ इसे करें। आप स्वयं एक ऋषि अवस्था साधक हैं। मैं, आपके बेटे का हत्यारा, आपके सामने खड़ा हूं। हम में से कोई भी अपने समर्थक को इस लड़ाई में शामिल नहीं करेगा। मेरे पास आओ, कदम उठाओ और अपने बेटे का बदला लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो बच निकलोगे। हालांकि ये बात अपने दिमाग में रखें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 888 रून बिल्ली के समान। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 888 रून बिल्ली के समान। पिछला अध्याय। अगला अध्याय 0:05 6:26। वीडियो यूआरएल की प्रतिलिपि लें। चालू करे रोके, म्यूट अनम्यूट। एक समस्या का आख्या। भाषा, शेयर करना, माओ प्लेयर। अपना कदम उठाओ और अपने बेटे का बदला लो, लेकिन ये बात अपने दिमाग में रखो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नक्स ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ धमकी दी। एटिकस की मां स्तब्ध रह गई। ये देखकर नक्स की मुस्कान और भी बढ़ गई। वह उस महिला की ओर बढ़ा और अपना मुंह उसके कान के पास ले गया। क्या तुम डर गए हो? क्या आप अपने बेटे से पर्याप्त प्यार नहीं करते थे? मुझे यकीन है कि उनकी आत्मा निराश होगी। एटिकस की मां का शरीर कांप उठा। तुम कमीने, दूर हो जाओ यहाँ से, उगधे। एलिस्टेयर नक्स की ओर दौड़ना चाहता था, हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता उसके शरीर पर असहनीय भारी दबाव पड़ा और वह गिर पड़ा। कोई हरकत मत करो, रिस्लित के पीछे खड़ी नकाबपोश महिला ने अपनी आंखों में ठंडी नजर भरकर कहा। तुम कुतिया, चलो गगगुह है। एलिस्टेयर ने विरोध करना चाहा, लेकिन अचानक दबाव इतना बढ़ गया कि मुंह हिलाकर बोलना भी मुश्किल हो गया। दबाव के कारण उसकी कुछ पसलियां टूट गईं और उसे खून की खांसी होने लगी। ये देखकर नक्स मुस्कुराया। उसने एलिस्टेयर की बहन की ओर देखा जो कांपते शरीर से स्थिति को देख रही थी और उसकी आंखों में चमक चमक उठी। तुम्हारा भाई मर सकता है, तुम्हें मालूम है। यदि आप आगे बढ़ें तो सब कुछ रुक जाएगा। एक माँ का दिल तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम मेरा मृत शरीर नहीं देखोगे, है ना? मैं यहीं खड़ा हूं, तुम क्यों खड़े हो? आगे बढ़ो। या क्या ये सब सिर्फ झूठ था? शुद्ध किंतु उथली भावनाएं जो केवल तभी प्रदर्शित की जा सकती हैं जब आपके पास शक्ति हो। शायद आपके भाई के लिए भी यही स्थिति है। आप उसे बचा सकते हैं, लेकिन आप तो यहाँ खड़े हैं और वह मर रहा है। महिला का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी सांसें अनियमित हो गईं। नक्स के शब्द जहरीले थे और यह स्पष्ट रूप से उस पर असर कर रहे थे। और यह सिर्फ वही नहीं थी, एलिस्टेयर जिसने सब कुछ सुना वह भी चुप हो गया। उसने बातें शुरू की और जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उसका चेहरा उतना ही अजीब होता जाता। रिस्लित, जो पूरी घटना देख रहा था, भौचक्का रह गया। नक्स की हरकतें, वे भयावह रूप से राक्षस के समान थे। विशेषकर एक इंक्यूबस। अपने दुश्मनों के साथ खेलना, उन्हें निराशा में धकेलना, उन्हें न केवल उन लोगों पर संदेह करना जिन पर वे भरोसा करते हैं बल्कि खुद पर भी। इंक्यूबी को अपने दुश्मनों के साथ खेलना पसंद था, उन्हें भावनात्मक रूप से नष्ट करना और फिर अंत में अंतिम चाल चलना। रिस्लित को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन नक्स को इस तरह व्यवहार करते देख उसके दिल में अजीब सी भावनाएं उमड़ रही थीं। वह उसे बुलाने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब एक सफ़ेद बालों वाली लड़की नक्स के ठीक पीछे आ खड़ी हुई। नक्स की गर्दन पर खंजर रखते हुए वह बोली, वह पर्याप्त है। अचानक सामने आई महिला को देखकर एलिस्टेयर के चेहरे के भाव बदल गए। नेता, वह चिल्लाया और उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि महिला ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह बस रिस्लित की ओर मुड़ी और, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, रिस्लित लस्ट। रून फेलिन। रिस्लित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
ऐसा लग रहा था कि वह जानती थी कि यह महिला कौन थी। तुमने मुझे पहचान लिया, रून नामक महिला बोली। वह छोटा सा मुखौटा खुद को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे बहुत कम संत हैं जो मेरी इंद्रियों से बच सकते हैं और केवल एक सफ़ेद बालों वाला कैटेकिन ही ऐसा कर सकता है। रिस्लित बोला। ये शब्द सुनकर रून हंस पड़ी, फिर उसका मुखौटा गायब हो गया। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। सफ़ेद बाल, हरे रत्न जैसी आंखें जो सब कुछ देख लेती थीं, पतली नाक, प्यारे गुलाबी होंठ और चेहरा जिसकी बनावट इतनी अच्छी थी कि कई महिलाएं बस उसके सामने झुक जाती थीं और हार मान लेती थीं। प्राकृतिक सौंदर्य में रून की बराबरी करने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन उसके सिर के ऊपर लगे बिल्ली जैसे मुलायम कान उसे और भी अलग दिखाने के लिए पर्याप्त थे। चित्र, ठीक है, अब जब आप मुझे पहचान गए हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं शैडो ऑफ साइलेंस का असली नेता हूं। इस व्यक्ति ने जो शर्तें बताई हैं वे बहुत बेतुकी हैं, हम उसमें संशोधन करेंगे। रून ने बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा। क्या ये पहले नहीं बताया गया था? बातचीत में मजबूत पक्ष को लाभ मिलता है। आप यह नहीं कह रहे हैं कि आपकी उपस्थिति ही आपको मजबूत पक्ष बनाती है ना? नहीं, मुझे पता है कि मैं अकेले ही इतने कम समय में तुम सभी से नहीं लड़ सकती और न ही जीत सकती, लेकिन इस परिदृश्य में मेरा पलड़ा भारी है। रून ने नक्स की गर्दन उठाते हुए जवाब दिया। उसका खंजर नक्स की गर्दन के करीब पहुंचा, एक छोटा सा घाव हुआ, खून की एक बूंद बह निकली। तुम उसके कारण ही यहाँ आए हो, है न? मुझे यकीन है कि तुम उसका शव देखना पसंद नहीं करोगे, है न? रून की धमकी स्पष्ट थी। उसे नक्स था। उद्धरण चिन्ह। रिस्लित चुप हो गया। यह एक कठिन स्थिति थी, हालांकि जल्द ही जब उसे कुछ एहसास हुआ तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। नक्स, उसकी इंद्रियां इतनी मजबूत थीं कि उसकी माँ भी हैरान थी। रून एक कैटेकिन थी जो उनकी उपस्थिति को छिपाने में माहिर थी, इसलिए यह संभव था कि वह उसे महसूस नहीं कर सकी। हालांकि नक्स, जिसकी इंद्रियों ने उसकी माँ को भी चौंका दिया, वह उसे कैसे भूल सकता है? रिस्लित ने नक्स की ओर देखा और जैसे वह जानता था कि वह क्या सोच रही है, नक्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने अंततः अपना परिचय दे ही दिया, कैट। वह बोला। चुप रहो, तुम्हें इस बातचीत में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। रून जवाब देने ही वाली थी कि जैसे ही वह नक्स को धमकाने के लिए खंजर पर दबाव बढ़ाने वाली थी, वह गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रून की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रून के अलावा कमरे में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वह ऐसे कैसे गायब हो सकता है? रून ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नक्स की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करने लगी, हालांकि वह कहीं दिखाई नहीं दिया। कहाँ गया? उसने सवाल किया। जैसे कि मुझे पता होगा। रिस्लित ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। तभी उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं, उसके हाथ में एक कोड़ा दिखाई दिया और उसने उसे रून की ओर तान दिया। हालांकि अब आपके पास कोई ऊपरी हाथ नहीं है। रिस्लित का अनुसरण कर रहे 4 अन्य संतों ने रून पर अपने हथियार तान दिए। रून की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने युद्ध की मुद्रा में अपने घुटने मोड़ लिए। यह एक बनाम 5 का मुकाबला था। उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास एकमात्र विकल्प एलिस्टेयर और उसकी बहन को पकड़कर भाग जाना था। हालांकि अचानक नक्स उन संतों में से एक के पीछे प्रकट हुआ जिन्होंने अभी अभी पलक झपकाई थी। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने रूने की ओर देखा और, क्या तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं आ रहा है? वह लड़ेगी नहीं, तुम्हें पता है। वह भागने की योजना बना रही है और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि रिस्लित उसे पकड़ नहीं पाएगा। मैं आपको ये सिर्फ स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे कोई एहसान नहीं मानूंगा। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 889। आखिर इस एलिस्टेयर ने किसके साथ खिलवाड़ किया? सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 889। आखिर इस एलिस्टेयर ने किसके साथ खिलवाड़ किया? पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। क्या तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं आ रहा है? वह लड़ेगी नहीं, तुम्हें पता है। वह भागने की योजना बना रही है और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि रिस्लित उसे पकड़ नहीं पाएगा। मैं आपको ये सिर्फ स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे कोई एहसान नहीं मानूंगा। अचानक नक्स बोल पड़ा। किसी को भी नहीं पता था कि वह किससे बात कर रहा था। दुश्मनों की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि रिस्लित भी असमंजस में पड़ गया। दूसरे सिर पर रून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक विशेषज्ञ हत्यारे के रूप में उसकी सहज प्रवृत्ति, जो अनगिनत जीवन संकटपूर्ण स्थितियों से गुजर चुकी थी, सतर्कता से चीख रही थी। और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपनी इंद्रियों पर भरोसा करता था, रून ने जल्दी से निर्णय लिया। पहले वह एलिस्टेयर और कुछ अन्य लोगों को अपने साथ ले जाने की योजना बना रही थी, हालांकि अब उसने जल्दी से उन्हें छोड़ दिया। फिर वह हवा में उछल गई, उसका शरीर सिकुड़ने लगा, अजीब ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। जल्द ही सफ़ेद फर ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और वह सफ़ेद फर और सुंदर हरी आंखों वाली एक बिल्ली में बदल गई।
जल्द ही उसने अपनी क्षमता सक्रिय कर ली और यद्यपि वह इस दौरान सभी के ध्यान का केंद्र थी, फिर भी वह सभी की दृष्टि से ओझल हो गई। कैटिकिन के पास यही क्षमता थी, अदृश्यता। यही बात उन्हें मास्टर हत्यारों में बदल देती है और किसी को भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करने देती। कोई भी ऐसा हत्यारा नहीं चाहता था जो उनके पीछे आकर अदृश्य हो जाए। एलिस्टेयर को एहसास हुआ कि रून ने उसे छोड़ दिया है। वह सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था। वह जानती थी कि रून कितना शक्तिशाली था, लेकिन ये सोचना कि रून भाग रहा था। उसने क्रोध और हताशा में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह डरा हुआ था, 5 संतों से घिरे होने के कारण, जो इतने शक्तिशाली थे कि लेडी रून, जिसका वह सम्मान करता था और जिसे वह अब तक अपना आदर्श मानता था, भी भागने पर मजबूर हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यद्यपि वे सभी एक ही स्तर पर थे, फिर भी ताकत में असमानता वास्तव में भयावह थी। अंत में एलिस्टेयर ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। किसी भी मामले में उसे सकारात्मक सोचना था। लेडी रून भागने में सफल रही। यह जरूरी नहीं है कि वह अपनी हार स्वीकार कर लें, हो सकता है कि वह जाकर कुछ सहायता लेकर आएं। हाँ, उसके पास अभी भी एक मौका था। एलिस्टेयर ने उस छोटी सी आशा को पकड़ लिया। हालांकि जल्द ही वह थोड़ी सी उम्मीद भी उनसे छीन ली गई। सोचिए, आप खिड़की की ओर कूदेंगे और फिर गायब हो जाएंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि आप बचकर भाग निकले हैं। इस तरह हर किसी का ध्यान खिड़की पर होगा और उन्हें लगेगा कि आप सफलतापूर्वक बचकर निकल गए हैं। लेकिन फिर या तो आपको हमला करने का सही मौका मिलेगा या 100% गारंटी के साथ भागने का बेहतर समय मिलेगा। आपकी अदृश्यता पूर्ण होने के बावजूद भी आपकी सतर्क प्रकृति से मैं प्रभावित हूँ, नक्स ने एक निश्चित दिशा में देखते हुए कहा। हालांकि सभी ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन रू ने, जो बिल्ली के रूप में थी, ने भय से अपनी हरी आंखें बड़ी कर लीं। यह आदमी, वह उसे देख सकता था। वह कैसे संभव है? क्या उसकी अदृश्यता पुनर्तः नहीं थी? अपने जीवन में कभी भी रून की उपस्थिति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं देखा गया था जिसका साधना स्तर उसके समान था, लेकिन आज ये सोचना कि एक साधारण सम्राट उसकी आंखों में देखेगा और उसकी अदृश्यता को देखेगा। आखिर यह आदमी कौन था? इन अजीब पोर्टलों के माध्यम से कहीं भी प्रकट होने और गायब होने की क्षमता, रिस्लित को स्वयं आकर उसकी सहायता करने की क्षमता, संत चरण हत्यारे की पकड़ से दूर निकलने की क्षमता। आखिर इस एलिस्टेयर ने किसके साथ खिलवाड़ किया? रू ने समझ नहीं पाए। हालांकि उसके पास समझने का समय भी नहीं था। उसकी सहज प्रवृत्तियां, वे अब पहले से कहीं अधिक जोर से गूंज रही थीं। वे उसे भाग जाने के लिए चिल्ला रही थीं और रून सुन रही थी। इस बार वह वास्तव में खिड़की की ओर कूद गई तथा जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश करने लगी। हालांकि जैसे ही वह खिड़की से बाहर कूदने वाली थी, उसके ठीक बगल में एक द्वार बन गया। एक पतला हाथ उस द्वार से बाहर निकला। हाथ की गति धीमी लग रही थी, हालांकि रून को लगा कि वह फंस गई है। उसके जैसी सेंट स्टेज विशेषज्ञ हत्यारी उस हाथ के सामने पूरी तरह से असहाय दिख रही थी, जो बस उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर हाथ ने रूने की गर्दन के पीछे की ढीली त्वचा को मजबूती से पकड़ लिया। रूने ने इधर उधर घूमने और खुद को आज़ाद करने की कोशिश की, हालांकि उसने जो भी किया वह सब बेकार लग रहा था। जल्द ही उसकी अदृश्यता खत्म हो गई और उसका शर्मनाक रूप सभी को दिखाई देने लगा। एलिस्टेयर, जो वास्तव में लेडी रून की ताकत और क्षमता के बारे में जानता था, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ संभव भी है। रिस्लित और अन्य 4 सेंट स्टेज सेक्कुबी रून को पकड़े हुए पतले हाथ पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जैसे कि वह सिर्फ एक यादृच्छिक आवारा बिल्ली थी। जल्द ही पूरा हाथ द्वार से बाहर आ गया और उसके बाद शरीर भी बाहर आ गया। धप! बिना एक भी पल बर्बाद किए रिस्लित के पीछे खड़े चारों संत घुटने टेक दिए। लेडी ईशेत, उन्होंने सिर झुकाकर अभिवादन किया। माँ, रिस्लित ने भी अपना सिर झुका लिया। ईशेत ने अपनी बेटी की ओर देखा और सिर हिलाया। माँ, आप यहाँ क्यों हैं? रिस्लित समझ नहीं सका। मुझे बताया गया था कि यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने वाला व्यक्ति है। लगता है कि रिपोर्ट सही थी, आयशेत ने कहा और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बिल्ली की ओर देखा। जब रून ने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे पकड़ लिया था, तो उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वासना राज्य की रानी, आयशेत वासना खुद, वह यहाँ क्यों है? क्या रिस्लित पर्याप्त नहीं था? रून ने नक्स की ओर देखा। वह कौन है? वह आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सकी। कोई व्यक्ति दिव्य अवस्था साधक को कैसे गतिशील बना सकता है? ये कैसी बेतुकी शक्ति है? एलिस्टेयर और उसकी बहन ने जब आयशेत को अपने सामने खड़ा देखा तो वे भी अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। एलिस्टेयर की बहन इतनी अज्ञानी हो सकती है कि वह ये न जान सके कि रिस्लित कौन थी, तथापि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह ये न जान सके कि आयशेत कौन थी। उसके जैसा ही कोई उसके सामने खड़ा था। यहाँ तक कि यदि शैडो ऑफ साइलेंस और एज क्लान भी हाथ मिला लें, तो भी वे आयशेत को उन्हें गंभीरता से लेने पर मजबूर नहीं कर पाएंगे। एक अस्तित्व जो विश्व स्तर पर खेला गया, वह यहाँ क्यों थी? एलिस्टेयर और उसकी बहन ने भी नक्स की ओर देखा, जो बस वहीं खड़ा था और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। उसने अपना सिर झुका लिया। आपने अंततः स्वयं को प्रकट करने का निर्णय लिया, लेडी आयशेत।
आपकी मनोहर सुंदरता को देखने के बाद मेरी आंखें धन्य हो गई हैं। घर सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 890 मुझे मत लुभाओ। सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 890 मुझे मत लुभाओ। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। आपने अंततः स्वयं को प्रकट करने का निर्णय लिया लेडी आयशेत। आपकी मनोहर सुंदरता को देखने के बाद मेरी आंखें धन्य हो गई हैं। नक्स ने सिर झुकाकर ठहाका लगाते हुए कहा। रून, एलिस्टेयर और उसकी बहन को विश्वास नहीं हुआ कि वे क्या सुन रहे हैं। सोचिए, एक साधारण सम्राट स्टेज कल्टीवेटर लेडी आयशेत से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और सोचिए कि नाराज होने की बजाय लेडी आयशेत बस मुस्कुराती थी, जैसे कि वह बातचीत का आनंद ले रही हो और यह उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। आखिर उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है? तुम्हें पता था कि मैं देख रही थी, है न? आयशेत ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नज़र से पूछा। ठीक है, तुम उस जगह के अंदर थे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं वहाँ एक भगवान की तरह हूँ, मुझे अंदर होने वाली हर बात पता होगी। ये काफ़ी सुविधाजनक क्षमता है। इसे पाने के लिए मुझे बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। यह इसके लायक है, दूरी की परवाह किए बिना कहीं भी टेलीपोर्ट करने की क्षमता। ये हमारे जैसे दिव्य चरण के साधकों को भी इस पर अपना आत्मनियंत्रण खोने के लिए पर्याप्त है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह स्थान कितना सुंदर है, वह निश्चित रूप से ऐसी जगह है जहां मैं कुछ समय बिता सकता हूं। ये शांतिपूर्ण है। आप जब चाहें आ सकते हैं। नक्स मुस्कुराया। ओह, क्या आप उस जगह में प्रवेश करने की मेरी अनुमति रद्द नहीं करेंगे? आयशेत ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नज़र से पूछा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ काम पूरा होने के बाद मुझे आपकी अनुमति रद्द करनी होगी। नक्स ने अपना सिर हिलाया। लेकिन हाँ, जब भी आप उस जगह जाना चाहें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा। आप जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कंजूस हैं, आयशेत ने टिप्पणी की। खैर, यह मेरे और मेरी पत्नियों के लिए एक खास जगह है। हम वहाँ कुछ निजी काम करते हैं। जब हम काम में व्यस्त हों तो हम आपको हमारे सामने कूदने नहीं दे सकते, है न? नक्स ने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। कि तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो जो मैंने पहले नहीं देखा होगा? हो मत भूलो कि मैं कौन हूँ, लड़के। मैं वासना राज्य की रानी हूँ। मैं तुम लोगों के मन में चल रही सभी तरह की कल्पनाओं को देख सकती हूँ, तुम्हारी उस सांवली पत्नी के अलावा। बेशक वह एक अपवाद है। वासना राज्य की रानी मेरी प्यारी एडा को नहीं देख सकती। यह आश्चर्य की बात है। नक्स ने हंसते हुए टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि मैं उसकी असलियत नहीं जानना चाहती। जब मैंने पहली बार उसके मन की बात जानी तो मैं अवाक रह गई। आयशेत ने अपना सिर हिलाया जब उसे याद आया कि वह सांवली लड़की विकृत तरीके से मुस्कुरा रही थी। ईमानदारी से कहूं तो आयशेत को ऐसा महसूस हुआ कि वह लुरा की तुलना में सिक्कुबस बनने के लिए अधिक उपयुक्त थी। नहीं, वास्तव में वह लड़की अपने आप में एक अलग श्रेणी में है, यहाँ तक कि सिक्कुबी भी इतनी जंगली नहीं होती। वैसे भी मेरे पास अभी भी कई रहस्य हैं जिन्हें मैं साझा नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको स्थायी अनुमति नहीं दे सकता, नक्स बोला। ये दुख की बात है। ईशेत ने आह भरी। ओह चलो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते कि स्थायी अनुमति पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, है न? नक्स ने आयशेत की ओर देखा और चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ बोला। उसे ऐसा करते देख रून, एलिस्टेयर और उसकी बहन के होश उड़ गए। ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी बेतुकी चीज देखी थी। आखिर क्या हो रहा था? सोचिए कि यह आदमी सक्कुबस रानी के साथ छेड़खानी कर रहा था। उसे यह आत्मविश्वास किसने दिया? उसकी हिम्मत कितनी मजबूत थी? और सोचिए कि वे उनके बारे में पूरी तरह से भूल जाएंगे और ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। रून को विशेष रूप से दुख हुआ क्योंकि आयशेत ने उसके बालों को थपथपाया और उसके साथ खेला जैसे कि वह कोई पालतू जानवर हो। वे उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। बेशक रून जानता था कि लेडी ईशेत की मौजूदगी में उन्हें गंभीरता से लेना व्यर्थ था, चाहे वे कुछ भी करें। एक दिव्य अवस्था साधक के खिलाफ जाना संभव ही नहीं था। अंतर बस बहुत ही बेतुका था। वह ये बात किसी से भी बेहतर जानती थी। हालांकि रून को अभी भी यह घोर अनादर पसंद नहीं था जो उसके साथ किया जा रहा था। यहाँ तक कि रिस्लित के पीछे खड़े अन्य संत भी आश्चर्यचकित थे। ये लड़का, वे जानते थे कि वह लेडी आयशेत के करीब था, लेकिन ये सोचना कि वह इस तरह से कार्य करने के लिए इतना साहसी होगा। क्या उसने सचमुच लेडी आयशेत को सबके सामने आमंत्रित किया? कितना दुस्साहस, कितना अहंकारी, कितना गरम। दूसरी ओर रिस्लित ने बस आह भरी। वह एक ही चीज को कई बार देखने के बाद पहले ही इसे स्वीकार कर चुकी थी। किसी कारण से उसकी माँ का इस आदमी के साथ रिश्ता कुछ ज्यादा ही अच्छा था। इस हद तक कि रिस्लित को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या वे दोनों बहुत पहले बिछड़े हुए दोस्त थे जो अनगिनत सालों के बाद फिर से मिल गए हैं। आयशेत, जो समझ गई थी कि नक्स क्या कह रही थी, बस हंस पड़ी। क्या मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी? मुझे प्रलोभन मत दो, आयशेत ने अपनी बैंगनी आंखों में चमक लाते हुए कहा।
नक्स के शरीर में अचानक एक झटका सा लगा, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर चला गया था। ऐशेत अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। अंत में उसने बस कदम पीछे खींच लिए। चलो, मैं अपना समय लूंगा। लगातार, मुझे ये पसंद है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं एक बेशर्म विकृत व्यक्ति हूँ। नक्स ने कंधे उचका दिए। आप इस बारे में गलत नहीं हैं। अचानक नक्स ने एक आवाज़ सुनी। उसने पलटकर देखा कि अल्लुरा पोर्टल से बाहर चली गई थी। जल्द ही उनकी अन्य पत्नियां और मेलिया भी घर छोड़कर चली गईं। मैं वापस आ गया हूँ। लेन ने इस मौके का फायदा उठाकर नक्स को गले लगा लिया। आखिरकार वही थी जो कामुक अवस्था में पहुंच गई थी। वह पुरस्कार की हकदार थी, है न? लेन जैसी लड़की की यह प्रतिक्रिया काफी साहसिक थी, लेकिन उसकी बहनें जानती थीं कि यह शर्मीली और चुप रहने वाली लड़की नक्स के करीब आने पर सब कुछ भूल जाती है। उस समय वह सबसे बेशर्म बन जाती है। नक्स ने मुस्कुराते हुए लेन के माथे को चूमा और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। लेन मुस्कुराई, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर नक्स की छाती पर टिका दिया। यह उसकी मौन घोषणा थी। ये स्थान, जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता, वह इसे छोड़ने वाली नहीं थी। अन्य महिलाओं को उसके करीब आने की अनुमति नहीं थी। नक्स को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बस उसकी प्यारी पत्नी के सिर पर थपथपाया, फिर उसने ईशेत की ओर देखा और, तो फिर क्या हम इसे खत्म कर दें? मैं भी फ्री नहीं हूँ, मुझे भी लौटना है। ईशेत ने सिर हिलाया। नक्स ने समझ में सिर हिलाया। तब ईशेत ने रून को जमीन पर रख दिया। अच्छा व्यवहार करो, बिल्ली।